नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पीएल वडार आप सभी का ऑनलाइन क्लास मिशन 100+ कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। मित्रों, काफ़ी समय के बाद अपन वापस आज मुगल काल का अंतिम पार्ट जिसे अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने मुगल काल के जो बैक पीरियड्स जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने मुगल काल बाबर हुमायूं का पहला पार्ट पढ़ा था। सेकंड पार्ट अपन ने शेरशाह सूरी वाला पढ़ा था। थर्ड पार्ट अपन ने अकबर। फोर्थ पार्ट अपन ने जहांगीर और फिफ्थ पार्ट अपन ने पढ़ा था शाहजहां। आज अपन उससे आगे छठे पार्ट की तरफ चलेंगे और छठा पार्ट अपन पढ़ेंगे मुगल काल का और उसके अंदर पढ़ेंगे अपन औरंगजेब। मित्रों, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मुसलमान शासक था जिसने प्रत्येक धर्म को देखते हुए मुस्लिमवाद या कट्टर मुस्लिम धर्म को पनपाया। तो मित्रों, चलते हैं अपन आगे इस चीज़ को देखते हुए। साथियों, परीक्षाएं सर पर आने वाली है, विकट परिस्थितियां चल रही है। आप सभी लोगों के सामने हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हर एक चीज़ आपके सामने हो। तो देखिए, औरंगजेब की बात करते हैं। ये छठा शासक था मुगल काल का। मित्रों, प्रत्येक शासक के हिसाब से मैंने पार्ट भी बनाए हैं, दो एक में हो गए। तो शेरशाह सूरी अफगान था, ये छठा शासक था मुगल काल का। यह 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करने वाला था। मित्रों, अकबर के बाद ये दूसरा शासक था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन था, तो अकबर उसमें आंसर आता है। इसके बाद औरंगजेब आता है, उसके बाद अगले दो शासक हैं वो आते हैं। ये उपनाम था इसका जिंदा पीर, यानी मुस्लिम धर्म को बहुत ज्यादा मानता था, 5 बार नमाज पढ़ता था और हर एक चीज कुरान के मुताबिक करता था। इसी कारण इसे कट्टर हिंदू विरोधी होने के कारण इसे जिंदा पीर की उपाधि प्रदान की गई थी, या अपने आप को जिंदा पीर कहता था। शाही दरवेश, यानी कि हर समय मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला था। ठीक है, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म होता है। याद करना, 3 नवंबर 1618 ईस्वी, दोहद उज्जैन में, महाकालेश्वर जहां अपना मंदिर है उज्जैन, तो उसके पास में एक स्थान है दोहद, वहां पर इसका जन्म होता है। मित्रों, इसकी उपाधियां 2-3 प्रकार की उपाधि थी। 2 उपाधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनमें एक बहादुर की उपाधि धारण करता है, दूसरा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करता है। 2 उपाधियां इसकी सर्वाधिक है। मित्रों, 2 बार इसका भी राज्याभिषेक होता है। मैंने पहले भी बताया था, मुगल काल के अंदर 2 ऐसे शासक हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। 2 बार गद्दी के ऊपर बैठता है और 2 बार राज्याभिषेक होता है। 2 बार गद्दी हुमायूं बैठता है, राज्याभिषेक 1 बार ही होता है इसका, परंतु इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है और वो है औरंगजेब। समझना इस बात को, वो है औरंगजेब। ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। उत्तराधिकार के युद्ध के समय में यह औरंगजेब दक्कन में सूबेदार था। किसका? दक्कन के अंदर ये औरंगजेब दक्कन के अंदर औरंगाबाद के आसपास दक्कन का सूबेदार था ये। जब अपना उत्तराधिकार चल रहा था, यानी कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो लड़ाइयां चलना शुरू हो गई थी, उस समय के अंदर ये औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। और मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को होती है, इस बात को ध्यान रखना। और अहमदनगर के अंदर होती है। यही अहमदनगर है जहां से मलिक अंबर मिला था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर आगे बढ़ते हैं। मकबरा इसका दौलताबाद में बनाया गया। दौलताबाद के अंदर इसका मकबरा है, या दौलताबाद से 4 किलोमीटर। वैसे इसका कई बार नाम पूछा जाएगा आपको, खुलदाबाद नहीं आकर के दौलताबाद ही आएगा, परंतु जब कई स्पेसिफिक आंसरों के अंदर या अच्छे प्रश्नों के अंदर या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो पूरे नॉलेज का ज्ञाता होता है वो यहाँ तक पहुंच जाता है और दोनों ऑप्शन दे देता है, दौलताबाद और खुलदाबाद। तो मित्रों, खुलदाबाद जो दौलताबाद से 4 किलोमीटर आगे है, वहां पर इसका मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद इसका मकबरा वहां बनाया जाता है। मित्रों, कुछ चीजें लेकर के अपन इससे आगे बढ़ेंगे और आगे
अपन इस चीज को देखेंगे, औरंगजेब को अपन देख रहे हैं और औरंगजेब की किस तरीके से औरंगजेब ने भारत के अंदर शासन किया। तो हमने जिन शासकों को यानी अकबर वगैरह को हमने अलग अलग पार्टों में बांट करके पढ़ा था, उसी प्रकार से अपन इसको पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन अपने पार्ट को देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन की सबसे पहले शुरुआत होती है राजनीतिक जीवन। मित्रों इस राजनीतिक जीवन के भी कई पार्ट थे, यानी कि 4 राजनीतिक जीवन के उसके पार्ट बनाए। उसने 4 पार्टों के अंदर राजपूत, सबसे पहले राजपूत नीति। राजपूत नीति का मतलब यह है कि उसने राजपूतों के साथ में कैसा व्यवहार किया, अभी समझते हैं इसको। फिर दक्षिण नीति, इसके बाद दक्षिण नीति के बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली नीति आती है मराठा नीति, क्योंकि इस समय में मराठा बहुत हावी हो चुके थे। मराठा नीति। और अंतिम नीति अगर इसकी देखी जाए, चौथी जिसको अपन कह सकते हैं, तो चौथी नीति इसकी आएगी, अगर अपन मान लेते हैं जैसे राजपूत नीति, दक्षिण नीति, मराठा नीति, उसी अनुसार इसके चौथी नीति आती है तो प्रमुख विद्रोह, यानी कि अपन ने सब एक एक चीज को देखा था, तो उसमें प्रमुख विद्रोह भी अपन देख रहे हैं। तो प्रमुख विद्रोह यानी कि इसके जीवन काल में विद्रोह कौन कौन से हुए थे। वैसे हर एक नीति की अलग अलग है मित्रों, साथ साथ में अगर आप नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज अपन इसको नोट कर लेंगे, समझने के हिसाब से भी बहुत बढ़िया चीज आ जाएगी। इसके ये पहला पार्ट था इसका। इसके बाद दूसरे पार्ट की अगर बात करते हैं अपन, तो दूसरा पार्ट इसका आता है धार्मिक जीवन के बारे में, फिर आर्थिक जीवन, फिर अपन सांस्कृतिक पढ़ेंगे, फिर अपन इससे आगे वाले जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में अपन एक एक चीज को लेकर के चलते रहेंगे। मित्रों ये अपना औरंगजेब छठा पार्ट है। 7वां पार्ट मुगल प्रशासन जब अपन पढ़ेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला के अंदर अपन चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने पर आप मुगल काल के सब टॉपेस्ट जो शासक हुए हैं उन टॉपेस्ट शासकों के बारे में आप देख पाएंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के अंदर राजपूत नीति देखते हैं, और राजपूत नीति के अंदर सबसे पहले औरंगजेब का जब भी राजपूत नीति के ऊपर प्रश्न आता है तो जोधपुर का नाम जरूर आता है। मित्रों जोधपुर के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का शासक जसवंत सिंह था, जो मतलब इसकी अधीनता स्वीकार करता है, या फिर ये अधीनता तो क्या स्वीकार करे, इसके अधीनस्थ एक सामंत होता है और सामंत होकर के इसको जमरूद भेज दिया जाता है। तो 1678 ईस्वी में, सुनना थोड़ा सा इसको, 1678 ईस्वी के अंदर जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को जमरूद युद्ध में मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। थोड़ा ध्यान रखना, मतलब 1678 ईस्वी में मारवाड़ मतलब जोधपुर को ही मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ के शासक अपन चल रहे हैं, मतलब अपन देख रहे हैं जोधपुर के अंदर अपन ने, मैंने अभी बताया आपको 1678 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के शासक यानी कि मारवाड़ का जो शासक था कौन था, जसवंत सिंह को कहां भेज दिया जाता है, जमरूद भेज दिया जाता है, अफगानिस्तान की तरफ भेज दिया जाता है। और जब अफगानिस्तान की तरफ जाता है जसवंत सिंह तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है, काबुल के बागों के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर ये जमरूद के बाग वगैरह लगवाता है जसवंत सिंह। इसके बारे में अपन जब भी होगा देखेंगे। अपन इस समय में औरंगजेब के ऊपर फोकस करते हुए देखते हैं कि मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु हो रही है, जसवंत सिंह की। कहां पर हो रही है, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद उसका पुत्र अजीत सिंह शासक बनता है। वो बहुत अल्पकालिक था, अल्पकालिक का मतलब उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म होता है। तो ये अल्पकालिक मारवाड़ का शासक बनता है। कौन, अजीत सिंह शासक बनता है। और अजीत सिंह को अल्पवयस्क जान करके ये शासन कौन, औरंगजेब हत्याने का प्रयास करता है। परंतु एक महान शासक या एक महान सेना नायक कह सकते हैं शासक, तो क्या कहेंगे, दुर्गादास राठौड़, जिसे राठौड़ों का यूक्लिज कहा जाता है। यूक्लिज मतलब संरक्षक होता है, थोड़ा सा याद कर लेना इस बात को। इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछेंगे मित्रों। दुर्गादास का अपना एक अलग से वीडियो आने वाला है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे फिर बाद में। अपन फिलहाल इस जगह पर बात करते हैं
मित्रों दुर्गादास राठौड़ का यूक्लिज, जो मतलब राठौड़ों का जो यूक्लिज था, उसने 1679 से लेकर के 1678 में जब उसकी अजीत सिंह शासक मतलब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अजीत सिंह होता है, तो इसके संरक्षण में 1679 से लेकर के 1707 यानी औरंगजेब की जब तक मृत्यु हो जाती है, तब तक ये मुगलों से दुर्गादास क्या करता है, संघर्ष करते रहता है। और ये पहली नीति इसकी आती है। फिर इसके बाद में औरंगजेब द्वारा जजिया कर भी लगाया जाता है हिंदू, मतलब राजपूत नीति के अंदर जजिया कर लगाना, ये कोई नई बात नहीं है जजिया कर वाली। परंतु ध्यान रखना कि पहली बार मुगलों के अंदर जजिया कर समाप्त करने वाला अकबर था। पहली बार मुगलों के अंदर यानी कि मुगल काल के अंदर जजिया कर की समाप्ति करने वाला अकबर था। इतना सा आपको थोड़ा सा याद रखना है। औरंगजेब द्वारा मतलब जजिया कर लगाया गया, किसके ऊपर लगाया गया, अजीत सिंह यानी कि मारवाड़ के ऊपर लगाया गया, स्पेसिफिक रूप से किसके ऊपर, मारवाड़। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अपन जोधपुर के परिप्रेक्ष्य के अंदर इस नीति को पढ़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीजें होती है। तो इस चीज का विरोध किया किसने, राजसिंह ने इसका विरोध किया। राजसिंह ने यह कहा, थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ कहानियां और कुछ डायलॉग्स आपको याद रखना पड़ता है। राजसिंह ने यह किसको, औरंगजेब को यह कहा कि मैंने सुना है कि मतलब मैंने सुना है कि बादशाह के दरबार के अंदर राजपूतों को इकट्ठा करके राजसिंह और मारवाड़ के खिलाफ साजिश की जा रही है। किस बात की साजिश की जा रही है, कि जजिया कर लगाया जा रहा है। और इस भय से, याद रखना, राजसिंह के भय से, इस राजसिंह के भय से औरंगजेब ने जजिया कर को मतलब बिल्कुल मारवाड़ की तरफ से समाप्त करने की कोशिश, मतलब समाप्त ही कर दिया था, ये बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, 24 जून, फिर अगली डेट लिखेंगे अपन यहां पर, मित्रों थोड़ा सा साथ साथ में अपन इसको करते रहेंगे। 24 जून 1681 को संधि होती है। किसके मध्य में संधि होती है, अजीत सिंह और इसके मतलब औरंगजेब और जय सिंह के मध्य में संधि होती है। जय सिंह और औरंगजेब के मध्य संधि होती है। फोकस करते हैं अपन इस चीज को। 24 जून 1681 ईस्वी को जय सिंह जो मेवाड़ का शासक था, इस मेवाड़ के महाराणा से इससे संधि हो जाती है। किसकी, औरंगजेब की संधि होती है। और इस संधि के तहत में मालपुर व बदनौर ये दो परगने हैं, वर्तमान के अंदर भी ये दोनों उपस्थित है और इन्हें ठिकाने भी कहा जाता है। तो ये औरंगजेब का इनके ऊपर आधिपत्य हो जाता है। ये इस मतलब मुगल काल के औरंगजेब की सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर भारत के प्रति नीति थी। यानी राजपूत नीति की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत, हमेशा ध्यान रखिए जैसे भी राजपूत नीति का नाम आता है तो आप चुपचाप राजस्थान की तरफ चले आइए। कारण यह है कि राजपूतों का शासनकाल राजस्थान के ऊपर ही रहा और कर्नल जेम्स टोड ने इसका एक विशेष नाम राजपूताना भी इसी कारण रखा था कि इन्होंने यहाँ पर इस इर्द गिर्द के अंदर राजस्थान के अंदर किसका शासन होता है, राजपूतों का। दूसरी नीति के ऊपर आते हैं। राजपूत नीति के बाद में राजनीतिक जीवन में दक्षिण नीति आती है। कौन सी नीति है, दक्षिण नीति। दक्षिण नीति की बात कर रहे हैं अपन। दक्षिण नीति को अपन 4-5 भागों में, 4 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहली बात तो यहाँ की दक्षिण की राजधानी, मुगलों की दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद थी। मित्रों याद रखना, दक्षिण भारत ही औरंगजेब की कब्र साबित हुआ, क्योंकि अगर ये दक्षिण भारत के अंदर ये अभियान शुरू नहीं करता तो किसी भी हालत में ये भारतीय साम्राज्य मुगलों का समाप्त नहीं होता। यानी कि दक्षिण भारत के अंदर इसकी आक्रमण करना और दक्षिण भारत में बार बार इसके आक्रमण या हर एक चीज को दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा फोकस करना, क्योंकि कहा जाता है कि 1680 के बाद इसने दक्षिण भारत को ही अपना सारा सब कुछ बना लिया है। तो इसी कारण इसकी राजधानी कहाँ रखी उन्होंने, औरंगाबाद। तो ध्यान रखना, मुगलों की सेकंड राजधानी औरंगाबाद के रूप में भी दक्षिण भारत में औरंगाबाद के रूप से जानी जाती है। ठीक है, एक जब ये दक्कन का सूबेदार था तो इसे दक्कन का सूबेदार यानी दक्षिण के अंदर किसी को सूबेदार बनाना पड़ा। यानी पहले ये था, उसके बाद में सूबेदार बनाया तो किसको बनाया, दिलेसुर खां को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं, देखो दक्षिण के अंदर जाना है तो दौलताबाद है, देवगिरी है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है। इन शासकों से या इन राज्यों के साथ में मतलब आपका अगर युद्ध होता है या फिर यहाँ पर आप विजय प्राप्त करते हैं तो आप आगे की कुछ बात कर सकते हैं। तो 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण थे, उनमें था एक बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। याद रखिए 1686 के अंदर बीजापुर पर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है औरंगजेब। कौन अधिकार करता है, औरंगजेब अधिकार कर लेता है। फिर बाद में 1687 के अंदर
गोलकुंडा पर आक्रमण करता है। तो गोलकुंडा को क्यों आक्रमण करता है और क्या उसकी प्रसिद्धि थी, तो ध्यान रखिए गोलकुंडा में हीरे की खाने हैं। किसकी खाने हैं? हीरे की खाने हैं। अपना जो कोहिनूर का हीरा है ये भी गोलकुंडा की खानों से ही प्राप्त हुआ था मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गोलकुंडा में हीरे की खाने, और वो भी बड़े बड़े हीरे हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े हीरे होने के कारण ये प्रसिद्ध था, और लालसा भी थी धन की, तो इसने वहां पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त की। अब विजय प्राप्त करने के पीछे क्या था? एक अब्दुल्ला गनी पठान नाम का, देखो अब्दुल्ला गनी पठान नाम का एक सेनानायक था, किसका? गोलकुंडा का। उसने औरंगजेब से मिलकर के अपने शासक अबुल हसन कुतुब शाह के साथ में विश्वासघात कर लिया था, और इस विश्वासघात के कारण ही ये गोलकुंडा को विजय प्राप्त कर पाया। दूसरी नीति अपनी होती है, पहली नीति राजपूत नीति पे इसकी मारवाड़ नीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती, मारवाड़ और दुर्गादास, ठीक है ये। और इसके बाद दक्षिण नीति की बात करते हैं, तो दक्षिण नीति को 4 भागों में बांट करके अपन ने पढ़ा था, क्योंकि एक राजधानी का नहीं, दूसरी दक्कन का सूबेदार, और फिर 1686 में बीजापुर, और 1687 में अपन गोलकुंडा की बात करते हैं। चलते हैं मित्रों अगली नीति के ऊपर, जो अभी अपन ने देखी थी उसके ऊपर शॉर्ट रूप में अपन देखेंगे। मराठा नीति, जो अपन तीसरी नीति इसकी पढ़ रहे हैं औरंगजेब की, जो ये भी दक्षिण भारत की नीति है, थोड़ा सा समझना इस बात को, दक्षिण भारत की 2 नीतियों के अंदर आता है। दक्षिण भारत में इसकी सबसे ज्यादा नीतियां जो रही होगी वो मराठों के प्रति रही होगी। मित्रों याद नहीं करना है आपको, थोड़ा सा समझना है इस बात को कि अगर अपन मराठों को समझें तो सबसे पहला नाम मराठों के अंदर शिवाजी का आता है। कुछ ही वीडियोस के बाद हम एक एक व्यक्ति के ऊपर जो वीडियो लाने वाले हैं, उनके अंदर जो भारत की विभूतियां हुई है उनमें अपन हर एक चीज को खोज करके लाएंगे, और आपके निरंतर कॉम्पिटिटिव लेवल के जो वीडियोस आएंगे उनमें आप देखते रहना, ठीक है। प्रथम मुगल मराठा युद्ध, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि ये युद्ध क्यों हुए, और जब अगर हुए तो इसमें क्या हुआ। तो देखो दक्षिण का सूबेदार कौन था? औरंगजेब था। उस समय में 1657 ईस्वी दक्कन का सूबेदार था। उस समय में मराठों के बीच में जो युद्ध होता है, शिवाजी से मुठभेड़ होती है उस समय में, अहमदनगर के ऊपर आक्रमण के समय में। पहली बार जब मराठों और मुगलों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो 1657 ईस्वी में होता है, जब शिवाजी होते हैं अहमदनगर के समय में, और आक्रमण हो रहा है अहमदनगर के ऊपर। उस समय में शिवाजी से इनका पहली बार मुठभेड़ होता है। फिर दूसरी बात, छोटी छोटी चीजें काफी सारी हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट था कि श्रृंखला के अंदर आती है। 22 जून 1665 मिर्जा राजा जयसिंह, ये अपने राजस्थान आमेर के शासक थे, ये औरंगजेब के अधीनस्थ थे। इस बात को ध्यान रखना, ये औरंगजेब के अधीनस्थ थे। और जब शिवाजी ने इतना उत्पात मचा दिया कि औरंगजेब का जीना हराम कर दिया था, देखो अहमद शाह को उसने मतलब शाइस्त खां को परास्त कर दिया था, सूरत को लूट लिया था, इतनी जो जब मराठों की बातें आ गई थी सामने, तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। अब पुरंदर की संधि के बीच में कुछ शर्तें रखी जाती है कि भाई शिवाजी को दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, और दरबार में उपस्थित होने के बाद में आगे जो भी होगा तो उसके साथ में राजकुमार भी जानेंगे, यानी कि संभाजी भी गए, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ शर्तें रखी कि भाई ये फलाने फलाने जो जीते हुए किले हैं वापस दे दिए जाएंगे मुगलों से संधि के तहत, है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 1666 ईस्वी के अंदर औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। कहां पर कैद किया जाता है? जब ये आगरा उनसे मिलने जाता है। कहां पर मिलने जाता है? आगरा। कौन मिलने जा रहे हैं? शिवाजी और उनके पुत्र दोनों मिलने जा रहे हैं। तो उस समय जब आगरा में जब उनका दरबार लगा होता है, किसका? औरंगजेब का, तो औरंगजेब के दरबार के अंदर इनको कैद कर लिया जाता है और इन्हें जयपुर भवन के अंदर रखा जाता है। मित्रों सिंपल में याद रखना, जयपुर को आमेर कहा जाता है, और मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि करवाई थी। क्या करवाई थी? पुरंदर की संधि करवाई थी। तो जयसिंह से जयपुर भवन के अंदर, जयसिंह के नाम से ही जयपुर भवन बना था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। तो ये आगरा के अंदर इनको कैद कर लिया जाता है। 1689 के अंदर, देखो 1680 के अंदर शिवाजी मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट रूप में देख रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज को देख रहे हैं, जहां से प्रश्न आने लायक है उनको देख रहे हैं। तो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है। किसके मध्य में होता है? औरंगजेब और संभाजी के मध्य में होता है। किसका युद्ध होता है? संगमेश्वर का। और संभाजी की पराजय हो जाती है और यहाँ से मुगल विजय होते हैं और मराठे बिखर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और संभाजी का एक मंत्री होता है कवि कलश, ये इसकी यहाँ पर इस युद्ध के अंदर हत्या हो जाती है। फिर देखते हैं अपन विद्रोह, प्रमुख विद्रोह अपन देख लेते हैं।
प्रमुख विद्रोह की बात कर रहे थे मित्रों हम पढ़ने हर एक राजा या हर एक शासक या बादशाह के हर एक तरीके के विद्रोह के छोटे छोटे रूपों को देखा था। इसके भी कुछ पहलूज हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। प्रमुख विद्रोह की बात करें तो प्रथम विद्रोह जो संगठित विद्रोह था उसके बारे में बात करेंगे। पर जो संगठित विद्रोह था वो विद्रोह ये था, मथुरा आगरा दिल्ली के जाटों ने पहली बार इसके रूप में संगठित हुए। मथुरा आगरा दिल्ली के जाट और विद्रोह कर दिया। प्रथम जाट विद्रोह की जब बात करते हैं तो 1669 ईस्वी में गोकुला नाम का एक जाट था। गोकुला नाम का एक जाट था, उसने संगठित होकर के आगरा के आसपास की भूमि और दिल्ली आगरा और मथुरा के अंदर बहुत तगड़ा विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह को हसन खां अली द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है, गोकुला को किसने मतलब कुचला था? तो हसन खां अली द्वारा इसे कुचल दिया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1685 ईस्वी में राजा राम द्वारा अकबर के मकबरे को लूटना। एक राजा राम नाम का जाट था, जाट शासक था, ये भी भरतपुर के आसपास का शासक था। इसने अकबर के मकबरे को लूट लिया। अकबर की मकबरे के अंदर से जो हड्डियां थी उन्हें बाहर निकाल दिया और जला दिया। इससे औरंगजेब तिलमिला उठा। इससे औरंगजेब इतना तिलमिला गया कि उसने मतलब उसके विरुद्ध उसको समूल नष्ट करने की नीतियां बना ली थी। परंतु फिर उसके बाद राजा राम के जस्ट बाद में एक चूड़ामन नाम का शासक आता है। ये स्वतंत्र भरतपुर राज्य की नींव रखता है। इस बात को ध्यान रखना, कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा गया है। भरतपुर राज्य की नींव रखने वाला कौन था? तो स्वतंत्र भरतपुर राज्य की नींव रखने वाला चूड़ामन था। फिर 1672 की बात करते हैं तो 1672 के अंदर सतनामियों का विद्रोह हुआ और संगठित होकर के सन्यासियों और सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें भी कई मुगल सेना खेत रही और अंत में इसे भी कुचल दिया गया था। 1671 की जब बात करते हैं तो ओरछा के शासक चंपत राय का विद्रोह हुआ था। याद करना, ओरछा का एक शासक था चंपत राय, इसने विद्रोह किया था और अपनी जीत हासिल होती न देख ये खुद आत्महत्या कर लेता है। फिर 1681 की बात करते हैं तो शाहजादा अकबर, इसका पुत्र, किसका? औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, जिसके नाम जाना जाए तो पहला अकबर तो हो चुका, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय द्वारा औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उसमें दुर्गादास ने भी उसकी सहयोग किया था। मित्रों ये अंत में संभाजी की शरण में चला जाता है और विद्रोह समाप्त हो जाता है। एक और विद्रोह आता है जो सिखों का विद्रोह था। इस विद्रोह के अंदर तो एक गुरु को ही मार दिया जाता है। 1675 के अंदर सिख गुरु तेग बहादुर, याद करना तेग बहादुर, सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण मार दिया जाता है 1675 के अंदर। मित्रों इस बात को भी ध्यान रखना, इसने भी एक संगठित होकर के विद्रोह किया था। अब चलते हैं अपन विद्रोह के बाद अगली अगर बात करते हैं तो धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। देखते हैं औरंगजेब का धार्मिक जीवन। धार्मिक नीति की बात कर रहे थे अपन या धार्मिक जीवन की बात कर रहे थे। औरंगजेब के धार्मिक जीवन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये शाही दरवेश या जिंदे पीर के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों थोड़ा सा याद करते हैं। 1669 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने झरोका दर्शन, यानी कि जो जहांगीर के द्वारा या अकबर के द्वारा जरो के दर्शन की जो प्रथाएं थी उसको बंद कर दिया इसने और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब वही मतलब धर्म गुरु या मतलब काफिरों का नाश करने वाला, ये गाजी की उपाधि होती है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की और 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा बंद करवा दी। सबसे बड़ी बात थी कि ये एक महिला कुरीति को बंद करवाने का इसको श्रेय जाता है। सती प्रथा बंद करवाई। 1669 में पुणे वापस देखिए, 1669 में ही इसने क्या किया, बनारस गुजरात की हिंदू पाठशालाओं को तुड़वा दिया। थोड़ा सा याद करना, हिंदू पाठशालाएं जहां पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ा करते थे, संस्कृत का ज्ञान लिया करते थे, उन्हें इन्होंने तुड़वा दी, यानी कि उन्हें नष्ट करवाने का काम किया। और 1679 के अंदर 79 के अंदर 1679 के अंदर जजिया कर, ये जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था वो और तीर्थ यात्रा कर पुनः वापस लगा दिया। और जजिया कर का पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र शासक था जिसने पुनर्जोर और सर्वाधिक विरोध किया था, वो थे मेवाड़ के राज सिंह जी। और इसके पक्ष में आकर के इसने जजिया कर को कुछ समय तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा था इसको। और जजिया कर लगाने का मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुओं को परेशान करना चाहता था, बल्कि जजिया कर लगाने का उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, राजनीतिक उद्देश्य था। मित्रों इसके बाद देखते हैं अपन आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंदर मुगल काल में चलते हैं आगे। जो मैं बात कर रहा था अभी आर्थिक जीवन की, मित्रों आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं तो सिक्कों पर कलमा बंद करवा दिया। सबसे पहली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है सिक्कों पर कलमा। कलमा क्या होता है? कुरान के कुछ शब्द होते हैं, अल्लाह अकबर इस तरीके से जो लिखे जाते हैं, या फिर पैगंबर को कुछ मान करके उनके जो सम्मान में जो अक्षर लिखे जाते थे या कलमे लिखे जाते थे या पद्य लिखा जाता था, उसे औरंगजेब ने कानून विरुद्ध या धर्म विरुद्ध मान करके बंद कर दिया था। मीर अब्दुल्ला बाकी शाह की पद्य, मतलब एक मीर अब्दुल्ला बाकी शाह एक संत हुए
उनका पद्य यानी गद्य और पद्य यानी उनकी पद्यावली को सिक्कों के ऊपर उसने ढलाना शुरू कर दिया था। फिर आगे देखते हैं अपन, तो रुपए की सर्वाधिक ढलाई यानी जो मुद्रा की सर्वाधिक ढलाई होती है मुगल काल के अंदर, ये औरंगजेब के शासन काल के अंदर होती है मित्रों। रुपए की सर्वाधिक ढलाई, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न अपन इतने इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं हिंदुओं से इसने 5% चुंगी यानी कि टैक्स लिया, और मुस्लिमों से इसने 2.5% टैक्स लिया, यानी कि जो हिंदू व्यापारी और मुस्लिम व्यापारी हुआ करते थे उनसे इसने 5% हिंदुओं से और मुस्लिमों से 2.5% चुंगी वसूल की थी। अब इसके जमाने के अंदर यानी कि औरंगजेब के जमाने के अंदर एक बेरोजगारी का संकट आ गया था। कारण ये थी मनसबदारों की संख्या। बेरोजगारी का संकट आने का कारण था मनसबदारों की संख्या। कहा भी जाता है कि इसके बारे में 1 अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई थी। मनसबदार के लिए जो जगह होती है वो एक जगह थी, मनसबदार कितने मिल रहे थे उस जमाने में 100 मिल रहे थे। इसी कारण बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये थी कि हिंदू मनसबदार इस समय में मतलब भेदभाव होते हुए भी मतलब सर्वाधिक हिंदू मुसलमान थे, मतलब सॉरी सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। और ये मनसबदार क्या थे, 33% मनसबदार थे। अब ये मनसबदारी प्रणाली क्या है, अपन इसके मुगल काल के प्रशासन के बारे में जब पढ़ेंगे तो मनसबदारी प्रणाली के बारे में एक एक चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे। मित्रों, सिक्कों पर कलमा खुदाना बंद कर दिया, मीर अब्दुल्ला बाकी की साहबाई की पद्य खुदवाए इसने, रुपए की सर्वाधिक ढलाई इसने करवाई, हिंदू से 5% चुंगी या टैक्स वसूल किया, मुस्लिमों से 2.5% टैक्स वसूल किया। बेरोजगारी संकट उत्पन्न हुआ किसके कारण, मनसबदारों की संख्या के कारण। प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न आता है, मनसबदारों की संख्या बढ़ जाने के कारण औरंगजेब के समय में क्या उत्पन्न हुआ, तो बेरोजगारी संकट उत्पन्न हुआ। या फिर बेरोजगारी संकट कैसे उत्पन्न हुआ, तो मनसबदारों की संख्या बढ़ जाने के कारण। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या कब थी, 33% थी। और कब थी, तो बेरोजगारी संकट उत्पन्न हुआ उस समय में औरंगजेब के शासन काल के अंदर थी। अब आते हैं अपन इसके अंतिम जीवन की बात करते हैं, सांस्कृतिक जीवन के बारे में। साथियों, औरंगजेब की जब बात करते हैं तो सांस्कृतिक जीवन, औरंगजेब की जो सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे अपन, तो थोड़ा सा समझना इस बात को। औरंगजेब ने अपने जीवन काल के अंदर सांस्कृतिक जीवन के ऊपर बिल्कुल जोर देना ही उसने बंद कर दिया था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसने संगीत को बिल्कुल बंद करवा दिया था, चित्रकला को प्रतिबंधित करवा दिया था। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसने इसके जीवन काल में एकमात्र छोटा सा काम किया था, वो उसने इसकी खुद की बीवी यानी कि जो रबिया दुर्रा, उसका मकबरा बनवाया था। और वो भी कहाँ, दक्षिण के अंदर बनाया था, और उसे दक्षिण का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं, छोटी सी बात करेंगे अपन, तो सबसे बड़ी बात ये संगीत का विरोधी होते हुए भी कुशल वीणा वादक था। देखिए, अकबर नगाड़ा बजाने में कुशल था, जहांगीर चित्रकला में कुशल था, शाहजहां स्थापत्य में, और ये आगे आकर के ये औरंगजेब वीणा में सबसे ज्यादा था। ठीक है ना। अब अपन थोड़ी सी एक एक बात कर लेते हैं। बीबी का मकबरा दक्कन या दक्षिण का ताजमहल कहलाता है। इसका निर्माण 1679 ईस्वी में हुआ था, और रबिया दुर्रा मतलब जो इसकी पत्नी थी उसकी याद में करवाया। ठीक है मित्रों, मुसलमान शासक जितने भी हुए उनमें एकमात्र ये ऐसा शासक था जिसकी एकमात्र पत्नी थी। इस बात को थोड़ा सा गौर करके ध्यान रखना, एकमात्र पत्नी हुई इसकी। ठीक है ना। ये संगीत का विरोधी था, परंतु कुशल वीणा वादक इसके काल में हुए थे। ठीक है ना। 1666 में मिर्जा रोशन जमीर द्वारा एक बहुत ही बड़ी रचना की गई। मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर है, एसएससी के अंदर 17 बार ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संगीत पारिजात किसने लिखा था, तो मिर्जा रोशन जमीर ने औरंगजेब के शासनकाल के अंदर लिखा था संगीत पारिजात। और क्या हो रहा है, देखिए उल्टा जा रहा है, इसलिए प्रश्न हमेशा गलत होने की संभावना यहां रहती है। मिर्जा रोशन जमीर द्वारा संगीत पारिजात की रचना कब हुई, औरंगजेब तो उत्तर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि संगीत विरोधी था। नहीं, इसी के शासनकाल में विरोध हो, मतलब इसी के शासनकाल में इसकी रचना हुई। दूसरा देखिए, राग दर्पण का क्या हुआ, अनुवाद किया किसके द्वारा, फकीरुल्लाह द्वारा मानू कुतूहल के रूप में अनुवाद किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर ये भी था। अब देखते हैं, फिर चित्रकला के ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया, चित्र बनाना, कई चित्रों के ऊपर इसने पांडु से या चूने से पुतवाई करवा दी थी, और रंगमहल के अंदर सारे के सारे चित्रों पर इसने पुताई करवा दी थी, ये बात भी ध्यान रखना। फिर संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था, इस बात को थोड़ा सा फोकस करना। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में संगीत का सर्वाधिक विकास होता है, इस बात को आप थोड़ा सा याद करें या देखें।
इसी के साथ मित्रों आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद आपको, आपने मुझे सुना, इसके लिए आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मित्रों हो सकता है ये वीडियो किसी न किसी के काम आ जाए, आप इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद आपका।